कमज़ोर नींव। प्रेम बाबू ने शादी के तुरंत बाद गांव के साथ अपने एक जोड़ी माता पिता को अलविदा कहकर अपनी आदत बीवी के साथ दिल्ली के एक पास इलाके में डेरा जमा लिया था। कुछ ही समय बाद उनकी मॉडर्न बीवी ने न चाहते हुए भी ऊपर वाले ने उनके घर एक प्यारा सा बेटा भेज दिया। प्रेम बाबू की मैडम आधुनिक और आज़ाद ख्याल की होने के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में महत्वपूर्ण ओहदे पर आसीन थी। अपनी पर्सनैलिटी की फिक्र के चलते मैडम साहिबा ने अपने बेटे को माँ के दूध से महरूम रखते हुए उसका काम भी बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद दूध से ही चलाया था। इन्हें अपने पति और बेटे से अधिक हर समय अपने बात का ख्याल रहता था कि उन्होंने खाना और दवा समय पर ली या नहीं। अगर उनकी बीवी मायके गई है तो घर से उनकी पसंद का सारा खाना तैयार करना मैडम की सबसे पहली प्राथमिकताओं में से एक होती है। आज सुबह से ही सारे शहर में सुहावने मौसम के बावजूद प्रेम बाबू के घर में तूफान का माहौल बना हुआ था। इससे पहले कि यह तूफान सारे घर में तबाही मचा दे, प्रेम बाबू दौड़ कर अपनी पत्नी के काम में हाथ बटा रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सारे शहर का मौसम खुशनुमा था तो प्रेम बाबू के घर में सुनामी जैसा खतरा क्यों मंडरा रहा था। जी हजूर, इसका छोटा सा कारण यह है कि इनकी नौकरानी जो घर में खाना बनाने के साथ इनके बेटे की देखभाल करती थी, वो अचानक बिना बताए छुट्टी कर गई थी। अभी यह सारी तनावपूर्ण हलचल चल ही रही थी कि अचानक बड़े जोर से दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे पर माँ और बाबूजी को कई वर्षों के बाद देखने पर प्रेम बाबू के चेहरे पर खुशी की जगह ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उसके सिर पर बिजली कूद गई हो। औपचारिकता निभाते हुए प्रेम बाबू ने कहा कि आने से पहले कोई संदेशा भेज देते तो मैं खुद स्टेशन पर आ जाता। प्रेम बाबू की माँ ने कहा कि बेटा, संदेशा तो गैरों को भेजा जाता है, अपने घर आने के लिए कैसा संदेश। किसी तरह हिम्मत जुटाकर प्रेम बाबू ने अपनी पत्नी को गांव से माँ और बाबू के आने की सूचना दी। प्रेम बाबू की पत्नी दफ्तर जाने की जल्दी में सास ससुर को बिना कोई चाय नाश्ता पूछे ही अपना बैग और बेटे को लेकर चल दी। जैसे तैसे प्रेम बाबू ने अपनी माँ के साथ मिलकर कुछ खाने पीने का इंतजाम किया। माँ ने बेटे से पूछा कि बहू पोते को क्यों साथ ले गई है। प्रेम बाबू ने बताया कि आज हमारे यहाँ काम करने वाली नौकरानी नहीं आई, यह अब उसे पड़ोस में काम करने वाली एक बाई के यहाँ छोड़कर जाएगी। खैर, आप बताओ कि अचानक दिल्ली आने का
कैसा प्रोग्राम बना लिया। इससे पहले कि माँ कुछ बोलती, बाबूजी ने बताया कि तुम्हारी माँ को हर समय पेट में दर्द रहता है। गांव के डॉक्टर ने कुछ और टेस्ट करवाने के लिए कहा, जो सिर्फ दिल्ली में ही हो सकते हैं। बस इसलिए एकदम से यहाँ आना पड़ा। प्रेम बाबू ने माफ़ी मांगते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता न करें, आज तो मेरा दफ्तर जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन 1-2 दिन में छुट्टी लेकर मैं खुद साथ चलकर सारे टेस्ट करवा दूंगा। प्रेम बाबू के पिता ने कहा, बेटा तू फिक्र मत कर, मैं पहले भी कई बार यहाँ आ चुका हूँ। ये थोड़े से टेस्ट तो है, खुद ही करवा लूँगा। कुछ ही देर में माँ और बाबूजी अस्पताल के सारे कागज़ संभाल कर टेस्ट करवाने के लिए निकल पड़े। अस्पताल से घर वापस आते समय जब उनका ऑटो रिक्शा लाल बत्ती पर रुका तो मैले कुचैले कपड़े पहने एक औरत छोटा सा बच्चा उठाए उनसे भीख मांगने लगी। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि अपना खून अपना ही होता है। प्रेम बाबू की माँ ने बाबूजी से कहा कि यह बच्चा तो बिल्कुल अपने पोते की तरह लग रहा है। बाबूजी ने डांटते हुए कहा कि तुम भी न जाने क्या क्या सोचती रहती हो। यह भिखारी का बच्चा हमारा पोता कैसे हो सकता है। देर शाम को जब बहू अपने बेटे को घर लेकर आई तो प्रेम बाबू की माँ ने झट से बच्चे के पैर को गौर से देखा। प्रेम बाबू ने जब उसका कारण पूछा तो माँ ने उसे घर के एक कोने में ले जाकर सारी बात बता दी। माँ की बात सुनते ही प्रेम बाबू के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह यह बात अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास किया। पहले तो मैडम साहिबा आग बबूला हो उठी, फिर पति के बार बार कहने पर उस बाई को बुला कर बात करने को मान गई। जैसे ही उसे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी तो उसने झट से मान लिया कि जब आप लोग काम पर चले जाते हो तो हम आपके बच्चों को अपने साथ ले जाकर चौराहे पर भीख मांगते हैं। इतने सुंदर बच्चों को देखकर लोग काफ़ी अच्छे पैसे दे देते हैं। बाबूजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गांव के इतने बड़े जमींदार घराने के पोते से किस प्रकार सड़क पर भीख मंगवाई जा रही है। एक समझदारी इंसान की तरह उन्होंने अपना संतुलन बताते हुए अपनी बहू को कहा कि हम जानते हैं कि हमारे यह साधारण वस्त्र देखकर तुम हमें छोटा समझ रही हो और हम लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन एक बात कभी मत भूलो कि कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसमें उनके गुण विद्यमान रहते हैं। बेटा, शहर में रहकर पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात को कैसे झुठला सकते हो कि जो बच्चे नौकरों की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं उनको बाद में अपने माँ बाप के साथ चलने में शर्म आती है। आप चाहे सारी उम्र अपने बेटे की किसी चीज़ की कमी न होने दें, लेकिन एक समय वो आपके हर काम में कमियां निकालेंगे। जिन बच्चों को नौकर और बाइया बोलना
सिखाते हैं उनके माँ बाप को सदा अपशब्द सुनने को मिलते हैं। ऐसे बच्चों को आप चाहे सारी उम्र सहारा समझकर पालते रहो, लेकिन मुसीबत के समय वह आपको बेसहारा छोड़ देते हैं। उस समय आप जैसे माँ बाप के पास अपने गमों और दुखों को लेकर रोने के सिवाय कोई चारा नहीं बचता। इस सारे नज़ारे को देखने के बाद चैली अंकल भी युवा पेरेंट्स को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप उम्मीद करते हो कि आपके बच्चे हर समय ताज़े फलों की तरह हंसते मुस्कुराते हुए अच्छे नागरिक बने हो, तो मुमकिन है जब छोटे बच्चों के माता पिता से अच्छे संस्कार मिले। कोई भी इमारत तक मजबूत नहीं बन सकती जब तक उसकी नींव कमज़ोर हो। जीवन में कुछ भी अच्छा करने और अच्छा बनने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद सदैव लेते रहना चाहिए। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी में। थैंक यू।